स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल नायरा स्टडी पॉइंट पर, जहां हम आज बात करेंगे पाल शैली के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं पाल शैली को देखते हैं। देखिए, पाल शैली शुरू क्यों हुई, उसका क्या कारण था। उसका कारण देखिए यही था कि लघु चित्रण को बचाने के लिए, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए पाल शैली की शुरुआत हमारे भारत में हुई। फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसका समय क्या रहा। पाल शैली का समय 8 से 13वीं शताब्दी रहा। देखिए, प्राकृतिक चित्रकला को 2 भागों में बांटा गया है। जो ये प्राकृतिक चित्रकला है, देखिए इसमें पाल शैली है और जैन शैली है। कौन सी शैली है? पाल शैली और जैन शैली। देखिए, पाल शैली और जैन शैली कोई अलग अलग शैलियां नहीं हैं। विद्वानों ने नाम अलग अलग दिए हैं। जैन शैली को कितने नामों से जाना जाता है? देखिए, जैन शैली को ग्राम्य शैली, पुस्तक शैली, जैन शैली, लघु शैली, अपभ्रंश शैली, इन नामों से जाना जाता है। और भी इसके कई नाम हैं जिन नामों से ये जाना जाता है। देखिए, जैन अपभ्रंश अलग अलग नहीं है, ये एक ही हैं। सिर्फ विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं और कुछ नहीं है। पूछ लेता है कि लघु चित्रण का समय क्या है, तो 8वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी समय काउंट किया गया है। जन्म देख लेते हैं। जन्म कहाँ हुआ? बंगाल में। कहाँ पे? पूर्वी बंगाल। बंगाल के पूर्वी बंगाल में। आगे देख लेते हैं। पूर्वी शैली नाम किसने दिया? देखिए, पूर्वी शैली नाम तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने दिया। किसने दिया? तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने। देखिए, इसके कितने केंद्र थे? तो बंगाल, बिहार, नेपाल इसके प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन केंद्र थे? बंगाल, बिहार, और नेपाल। इसके प्रमुख केंद्र थे। लेकिन जन्म इसका कहाँ हुआ था? जन्म इसका पूर्वी बंगाल में हुआ। और इस शैली को पूर्वी शैली के नाम से भी जानते हैं। किसी को पाल शैली, किसको? पाल शैली को। और पूर्वी शैली नाम किसने दिया था? तो तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ जी ने। किसने दिया था? लामा तारानाथ जी ने, जो 16वीं शताब्दी के इतिहासकार थे। किस शताब्दी के इतिहासकार थे? 16वीं शताब्दी के, जो 16वीं शताब्दी के इतिहासकार थे। जो 16वीं शताब्दी के इतिहासकार थे। इन्होंने पाल शैली को पूर्वी शैली कहा। किसने पाल शैली को पूर्वी शैली कहा? तो तारा लामानाथ जी ने। पाल शैली को बिहार शैली नाम किसने दिया? तो देखते हैं फ्रेंड्स, पाल शैली को बिहार शैली नाम हेलन रूबिसो ने दिया। किसने दिया फ्रेंड्स? हेलन रूबिसो ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। पाल शैली नाग शैली किसने कहा? यानी पाल शैली को नाग शैली किसने कहा? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर मोती चंद्र ने। देखिए फ्रेंड्स, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस शैली को पाल राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। यह शैली पाल शासकों के समय में
पाल राजाओं के समय में अपने चरमोत्कर्ष पर थी। देखिए ये जो पाल शैली है, इस शैली का जन्म कब हुआ? 8वीं शताब्दी में होता है। और जो इसका विकास हुआ वो कब हुआ? उसका विकास 9वीं शताब्दी में होता है। और इस शैली का चरमोत्कर्ष यानी ये अपने चरमोत्कर्ष पर कब पहुंची? तो 10वीं शताब्दी में। नेक्स्ट देखते हैं, इस शैली को पाल राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। किन राजाओं का? पाल राजाओं का। कि जो पाल शैली है इसका जन्म 8वीं शताब्दी में होता है और विकास 9वीं शताब्दी में, और यह शैली चरमोत्कर्ष पर पहुंची 10वीं शताब्दी में। देखिए तीनों जो क्वेश्चंस हैं इसमें अंतर है और इसमें कंफ्यूजन भी हो सकती है फ्रेंड्स। देखिए जन्म कब हुआ? अगर क्वेश्चन में आता है कि जन्म कब हुआ, तो कब हुआ? 8वीं शताब्दी में। और विकास कब हुआ? तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि अगर विकास आता है तो जन्म, या जन्म आता है तो विकास, ऐसा नहीं करेंगे आप लोग। विकास कब हुआ? 9वीं शताब्दी में। और यह अपने चरमोत्कर्ष पर कब पहुंची? तो 10वीं शताब्दी में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, पाल वंश का संस्थापक कौन था? देखिए फ्रेंड्स, इनका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है, इससे बस यही क्वेश्चन आ सकता है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। इन्होंने कुछ ज्यादा कार्य नहीं किए, इसलिए बस यही आप याद कर लीजिए कि पाल वंश का संस्थापक राजा गोपाल पाल था। नेक्स्ट देख लेते हैं, राजा धर्मपाल ने एक विहार का निर्माण कहाँ कराया था? तो दोस्तों भागलपुर में एक विक्रमशिला का किसका निर्माण कराया था? भागलपुर में एक विक्रमशिला का निर्माण राजा धर्मपाल ने कराया था। धर्मपाल का पुत्र राजा देवपाल ने निर्माण किसका कराया था? तो फ्रेंड्स ओदंतपुरी विहार का। किसका कराया था? ओदंतपुरी विहार का। नेक्स्ट देख लेते हैं, देवपाल का पुत्र नारायण पाल ने निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया? तो इन्होंने 1000 शिव मंदिरों का निर्माण कराया। देखिए फ्रेंड्स, विशेषता देख लेते हैं। इसमें नंबर फर्स्ट पे है। देखिए इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये सवा चश्म चेहरे का प्रयोग पाल शैली की प्रमुख विशेषता है। किसकी प्रमुख विशेषता है? सवा चश्म चेहरे की। और दूसरी विशेषता देख लेते हैं, दूसरी विशेषता है अजंता का बिगड़ा हुआ रूप दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? अजंता का बिगड़ा हुआ रूप दिखाई देता है। इसका कारण है कि लामा तारा नाथ जी ने बताया था कि अजंता की गुफा में देव शैली से चित्र बनाए गए हैं। किस शैली से फ्रेंड? देव शैली से। देव शैली से चित्र बनाए गए हैं। और यहाँ आपने पढ़ा नाग शैली। देखिए नाग शैली क्यों कहा गया? नाग शैली क्यों कहा गया? इसकी रेखाओं में निर्जीवता थी। क्या थी फ्रेंड्स? निर्जीवता थी। इसकी रेखाओं में निर्जीवता थी। इसकी रेखाएं अलंकरण के कारण निर्जीव हो चुकी थी। कठोर रेखाओं का प्रयोग किया गया। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, यहाँ पर ब्रश या तुलिका का प्रयोग
नहीं किया गया। किसका प्रयोग फ्रेंड्स नहीं किया गया? ब्रश या तुलिका का। ब्रश या तुलिका, ब्रश को ही तुलिका कहते हैं। किसका प्रयोग नहीं किया गया फ्रेंड्स? ब्रश या तुलिका का प्रयोग नहीं किया गया। यदि तुलिका का प्रयोग यानी ब्रश का प्रयोग नहीं किया गया तो फिर किसका प्रयोग किया गया इसके स्थान पर? तो फ्रेंड्स इसके स्थान पर निब का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया फ्रेंड्स? निब का प्रयोग किया गया। जब हम तुलिका के स्थान पर निब का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, जब हम तुलिका या ब्रश के स्थान पर निब का प्रयोग करेंगे तो निर्जीवता तो आनी ही आनी है। इसीलिए कहा गया कि अजंता का भ्रष्ट रूप यानी अजंता का बिगड़ा हुआ रूप। कौन सा रूप? अजंता का बिगड़ा हुआ रूप। अजंता का बिगड़ा हुआ रूप। कहाँ परिलक्षित होता है? तो पाल शैली में। अजंता का बिगड़ा हुआ रूप कहाँ परिलक्षित होता है? तो पाल शैली में। पाल शैली में। देखिए फ्रेंड्स, पाल शैली पर अजंता का प्रभाव भी है। क्यों है? क्योंकि अजंता जो विषय है यानी अजंता का जो विषय है वह भगवान बुद्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है फ्रेंड्स? जो अजंता का विषय है वो भगवान बुद्ध से संबंधित है। भगवान बुद्ध से संबंधित है। और जो पाल शैली का विषय है वह भी किससे संबंधित है? वह भी भगवान बुद्ध से। और भगवान बुद्ध के महायान शाखा से दो शाखाएं भी हीनयान और महायान से नहीं भी महायान से संबंधित हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसकी दो शाखाएं थी। कौन कौन सी? हीनयान और महायान। हीनयान और महायान से संबंधित थी। देखिए हीनयान और महायान में अंतर क्या होता है? अंतर काफी होता है फ्रेंड्स। कैसा अंतर होता है? बहुत अंतर होता है। हीनयान बहुत ही रूढ़िवादी था। कैसा था? हीनयान बहुत ही रूढ़िवादी था। हीनयान बहुत ही रूढ़िवादी था। लोग स्तूप और चिन्हों की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? स्तूप और चिन्हों की। स्तूप और चिन्हों की पूजा करते थे। जबकि महायान के लोग मूर्ति पूजक थे। महायान के लोग क्या पूजते थे? मूर्ति पूजक थे। महायान के लोग मूर्ति पूजक थे। और सबसे पहली बात, महायान शाखा में भगवान बुद्ध को मानवीय रूप प्रदान किया गया। अगर क्वेश्चन बनता है कि देखिए भगवान बुद्ध को मानवीय रूप प्रदान किया गया तो कहाँ सबसे पहली बार मानवीय रूप प्रदान किया गया? तो महायान शाखा में भगवान बुद्ध को मानवीय रूप प्रदान किया गया था। मूर्तियां बनाई गई थी। महायान में ही महायान को उच्च कोटि का यान कहा गया। किसे कहा गया? उच्च कोटि का यान। तो उच्च कोटि का यान महायान को कहा गया। उच्च कोटि का यान, उच्च कोटि का यान महायान। महायान को कहा गया।
और हीनयान को निम्न कोटि का यान कहा गया। निम्न कोटि का यान किसे कहा गया? हीनयान को। क्यों कहा गया? इसका भी कारण है। देखिए, महायान में कोई भी बाउंडेशन यानी रोक टोक नहीं थी। हीनयान के लोग मांस और मदिरा का सेवन नहीं कर सकते थे, इसीलिए इसमें बाउंडेशन थी। यही हीनयान और महायान में अंतर है। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या नहीं हुआ? यहाँ पर देखिए क्या नहीं हुआ, तो यहाँ पर स्वर्ण रंगों का प्रयोग नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? स्वर्ण रंगों का प्रयोग नहीं हुआ। स्वर्ण रंगों का प्रयोग नहीं हुआ। देखिए फ्रेंड्स, भारत में पोथी चित्रण की शुरुआत पाल शैली से मानी जाती है। पाल शैली की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो भारत में पोथी चित्रण की शुरुआत पाल शैली से मानी जाती है। ये पोथियां किस पर बनती थी? तो ये पोथियां देखिए ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर बनती थी। देखिए क्या बता रहे हैं? भारत में पोथी चित्रण की शुरुआत पाल शैली से मानी जाती है और ये पोथियां किस पर बनती थी? तो ये पोथियां ताड़पत्र और भोजपत्र, ताड़पत्र और भोजपत्र, भोजपत्र पर बनती हैं। अगर क्वेश्चन बनता है कि ये जो पोथी चित्रण की शुरुआत देखिए पाल शैली से मानी जाती है, तो ये पोथियां किस पर बनती हैं? तो ऑप्शन में होगा ताड़पत्र, नंबर 2 होगा भोजपत्र, नंबर 3 होगा ताड़पत्र और भोजपत्र। तो देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ताड़पत्र और भोजपत्र। हम तीसरा वाला टिक करेंगे। और अगर ताड़पत्र और भोजपत्र एक साथ नहीं दिए हैं तब ताड़पत्र, और भोजपत्र नहीं दिए हैं तो ताड़पत्र पर। देखो, इसको छाया में सुखाकर पृष्ठ को काले रंग में रंगकर सफेद रंग से देवनागरी लिपि में लिखावट लिखते थे। देखिए ये यहाँ पे बात है कि छाया में ही क्यों सुखाते थे, धूप में क्यों नहीं सुखाते थे? तो अगर धूप में सुखाते तो वो सब टूट फूट जाते, इसलिए इनको छाया में सुखाया जाता था। और क्या होता था, इनकी जो पृष्ठभूमि है उसको काले रंग में रंगकर सफेद रंग से देवनागरी लिपि में लिखावट लिखते थे और महायान से संबंधित देवी देवताओं के चित्र यहाँ पर बनाते थे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।